हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर के बेटा हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं और जिसमें हम बात कर रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर की। और लास्ट वीडियो में हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर पर एक वीडियो भी बनाई थी और उसमें हमने थैलेसीमिया डिसीज को भी एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह से। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। होने को तो आपके और भी टॉपिक है, जैसे इसमें सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टर्स फाइब्रोसिस है, लेकिन कुछ टॉपिक्स इसमें रिड्यूस किए गए हैं, इसलिए हमें केवल 3 डिसीज के बारे में बात करनी है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन सी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसीमिया। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोफीलिया। तो जो हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है, ये ना एक्स लिंक्ड डिसीज है। एक्स लिंक्ड डिसीज क्यों है? क्योंकि ये जो मोस्टली जो रिसेसिव डिसीज होती हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होती हैं, ये मोस्टली एक अनअफेक्टेड मदर से उसकी मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर होती हैं डिसीजेस। यानी कि जब एक अनअफेक्टेड कैरियर जो मदर होती है, जब उसकी मैरिज एक नॉर्मल मेल से होती है और उससे जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसमें संभवतः मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो डिसीज होने की होती है वो मेल्स में आते हैं। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यानी जब मदर से जो डिसीज होती है, वो डायरेक्टली सन में ट्रांसफर होती है और इस तरह की जो डिसीज होती है वो एक्स लिंक्ड डिसीज कहलाती है। और एक्स लिंक्ड डिसीज है यानी कि देखो, एक मदर हुई, एक फादर हुआ, तो फादर जो होती है वो अपनी डिसीज हमेशा सन को देती है, ठीक है। ये डॉटर को भी कभी भी अपनी डिसीज नहीं देगी, और जो फादर होता है वो अपनी डिसीज हमेशा डॉटर को देता है, ये अपने सन को नहीं देता है। तो एक्स लिंक्ड डिसीज क्या होती है? क्रिस क्रॉस मेथड होती है। क्या होती है? क्रिस क्रॉस मेथड होती है, यानी मदर अपने सन को देता है, फादर अपने डॉटर को देती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि वी नो दैट कि मदर ऑलवेज हैव अ 2x क्रोमोसोम एंड फादर हैव अ 1x क्रोमोसोम। सिंपल सी बात है कि जो मदर अपने जो एक्स क्रोमोसोम होती है वो मेल और फीमेल यानी अपने सन और डॉटर में दोनों में एक ही एक्स क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन करती है। जबकि फादर के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन केवल और केवल उसकी डॉटर के लिए होता है, और बाई जो होता है वो इसके सन के लिए होता है। तो ऐसी डिसीज जो फादर से सन में पहुंचती है उसको हम बाइलिंक डिसीज बोलते हैं, और ऐसी डिसीज जो फादर से उसकी डॉटर में पहुंचती है उसको हम एक्स लिंक डिसीज बोलते हैं। तो यही सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि इसमें जो एक्स लिंक डिसीज होती है जो मदर से अपने दोनों बच्चों में पहुंचती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोफीलिया। सो व्हाट इज अ हीमोफीलिया? Hemophilia is a disease when sometime the male doesn't have some specific kind of the factor. This factor is responsible for the coagulation or the blood clotting. It means कि जब भी ब्लड हो हमें सबको पता है कि जब ब्लड क्लॉट होता है, जब छोटी भी एक माइनर भी इंजरी होती है जिससे ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग से निकलने वाला जो ब्लड होता है उसमें जो फैक्टर्स काम करते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जिससे ब्लड का जो लीकेज होता है यानी ब्लड की ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है थोड़ी देर बाद। तो ऐसी जो फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, जब वो फैक्टर्स जो है वो मिसिंग होते हैं ब्लड से, तो जिसके वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। सिंपल सी इंजरी होती है, उसमें थोड़ा सा जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग इतनी हो जाती है कि ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सबसे पहले ये डिसीज देखी गई थी, ये रॉयल फैमिली में देखी गई थी। क्वीन विक्टोरिया थी, वो एक अनअफेक्टेड कैरियर मदर थी। अनअफेक्टेड कैरियर मदर के मतलब है कि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम थे, उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम था वो उसमें वो डिफेक्ट था, लेकिन चूंकि ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जिसके वजह से इसमें एक डोमिनेंट भी है, और जो डोमिनेंट जीन है, जो डोमिनेंट एलील्स है वो एक नॉर्मल है। तो जब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें अगर एक में डिफेक्ट होता भी है, लेकिन जो दूसरा जो डोमिनेंट होता है वो इस डिसीज को यानी उसके इफेक्ट को दिखाई नहीं देता है, और जिसमें जो नॉर्मल होती है वो अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल सर्वाइव करती है, जिसकी वजह से उसके पास जीन तो है डिफेक्टेड लेकिन वो सर्वाइव कर रही है नॉर्मल। तो ऐसी फीमेल्स को हम कैरियर बोलते हैं। और एक्स लिंक डिसीज में जो मदर होती है वो कैरियर होती है, फादर जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्फेक्टेड होते हैं, वो कैरियर नहीं होते हैं। और
ऑटोसोमल डिसीज में फादर जो होते हैं वो कैरियर हो सकते हैं, लेकिन एक्स लिंक्ड डिसीज में फादर जो होते हैं वो कैरियर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर उसमें इन्फेक्शन होगा, उसमें कोई डिफॉल्ट होगा, तो वो पूरे जनरेशन को पूरा है कि पूरा वो इफेक्टेड पर्सन कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो एक अनअफेक्टेड कैरियर थी, क्योंकि उनके पास जो जीन था वो एक क्या बोलते हैं नॉर्मल वो जीन नहीं था, उसमें एक कैरियर जीन था। तो ऐसी मदर की जब मैरिज होती है किसी जनरल मेल के साथ, तो इसमें देखो, इसमें अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे तो कैसे बनेगा, तो इसमें एक तो फीमेल ऐसी बनी जो कैरियर बनेगी, एक फीमेल जो है वो इसमें एक एक्स लिंक होगा, ये बाई होगा, तो ये क्या हो गया, ये एक इफेक्टेड मेल हो गया। अब ऐसा इफेक्टेड मेल जो होगा जिसके पास ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, उसमें होते नहीं है, जिसके वजह से छोटी सी इंजरी की वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है। रेयरली मोस्ट ऑफ द रेयरली ऐसे चांसेस होते हैं कि कोई मदर भी हीमोफिलिक हो सकती है। क्यों? उसके लिए केवल एक ही कंडीशन होगी, जब अगर कोई फीमेल हीमोफिलिक होगी तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसकी मदर जो होनी चाहिए वो एक कैरियर होनी चाहिए, और जो फादर है वो 100% हीमोफिलिक होनी चाहिए, तभी तो जाके जो फीमेल्स हैं वो जाके में हीमोफिलिक फीमेल्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें दोबारा से कि सपोज किस कंडीशन में हमें जो फीमेल्स हैं वो हीमोफिलिक दिखेंगी। देखो, हीमोफिलिक के लिए हमारे पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टेड चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जो एक मदर होगी वो एक कैरियर होनी चाहिए और फादर ना हीमोफिलिक होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो तभी तो यहाँ की ये इन्फेक्टेड गर्ल प्रोड्यूस होगी, होगी कि नहीं होगी। तो बाकी जितने चांसेस है उसमें तो कम चांसेस रहेंगे, लेकिन एक जो गर्ल आएगी तो मोस्टली क्या होता है कि मोस्ट रेयरली ऐसे केसेस होते हैं कि अगर हमें 8% मेल इफेक्टेड दिखते हैं तो उसके कंपैरिजन में 0.4 ही जो फीमेल्स होती हैं वो इफेक्टेड दिखती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स जीन होता है जो इफेक्टेड होता है, लेकिन उसके साथ में एक जो एक्स जो क्रोमोसोम दूसरा होता है वो हमेशा उसको डिसीज से बचाता है। इसलिए हमें फीमेल में ये चांसेस कम देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स में हमें ये ज्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो हीमोफिलिक मेल और फीमेल होते हैं इन लोगों की लाइफ जो होती है काफ़ी लंबी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि क्योंकि जब कभी धोखे से, देखो ब्लीडिंग तो सबको हो जाती है, छोटा सा कट लग जाए तो ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन ऐसे मेल और ऐसे फीमेल्स जो होते हैं कि अगर उनको ये इंजरी एक बार डिसीज हो जाती है तो उनकी जो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि जब कभी उनको अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो फाइनली वो डेथ तक पहुँचता है। और फीमेल्स में क्यों ये रेयर चांसेस होते हैं कि अगर देखो फीमेल्स होंगी तो उनमें कभी ना कभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, और एक बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो एक बार जो ब्लीडिंग हुई तो पूरा ब्लड तो एक बार में ही निकल जाना, इसलिए वो भी ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से जो क्वीन विक्टोरिया थी उनकी मैरिज एक नॉर्मल एल्बर्ट से हुई थी, और उनकी आगे वाली जनरेशन में आने पर ये धीरे जाकर ये मेल्स में देखने को मिली, और जिसकी वजह से ये पता चला कि इनके अंदर एक हीमोफीलिया की डिसीज है, जिसमें जो फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो मिसिंग होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। आई होप आपको हीमोफीलिया समझ में आया होगा। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज which is transmitted from the uninfected carrier female to the some of their male progeny or male offspring। ठीक है ना। तो जब ये मेल ऑफस्प्रिंग में पहुंचती है तभी जाकर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। इसी तरह से हम नेक्स्ट डिसीज की बात करते हैं, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। एज इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसके लिए भी यही बात बिल्कुल लागू होती है कि ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है जो कि ट्रांसमिट होती है एक अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल से, और ये उनकी आगे वाली जो जनरेशन होती है उसमें कुछ मेल्स प्रोजेनी को इन्फेक्टेड कर देती है। इसके लिए इसीलिए दोनों के दोनों ये क्या है, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक पैडिग्री हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट किया है जिसकी वजह से आप पैडिग्री एनालिसिस से समझ पाए। देखो बेटा, जनरली जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं उसमें हमने कई सारे प्लांट्स के बारे में भी बात की थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और एनिमल्स में जैसे ड्रोसोफिला में भी बात की थी। तो ड्रोसोफिला में हमने क्या किया था कि जो नए नए रिजल्ट निकालने के लिए हमने जैसे कि
वो वाइट आइज, वाइट बॉडी, वाइट विंग्स और ब्लू और ब्लैक आइज को दूसरे ड्रोसोफिला के साथ फर्टिलाइज करा दिया था। तो ह्यूमंस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी के साथ भी किसी को रिप्रोड्यूस करा दिया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो इस तरह की एनालिसिस के लिए एक फैमिली ट्री को डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और उसी स्टडी के हिसाब से हम उसको पेडिग्री एनालिसिस भी बोलते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली 4 to 5 जनरेशन को एक साथ को स्टडी करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जैसे कि किसी के फादर फादर के फादर फादर के फादर, उनमें किस तरह की डिसीज थी और आगे आने वाली जनरेशन में वो डिसीज किस तरह से ट्रांसमिट होती चली गई, जिसके वजह से हमें काफ़ी 99% चांसेस मिल जाते हैं कि कौन सी डिसीज है जो इनहेरिटेड हो सकती है या क्या चांसेस है जो आगे मिलने वाली में जनरेशन में हमें मिल सकती है। तो इसी को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस से अगर हम ये वाला जो पेडिग्री एनालिसिस दिया है ये ना कलर ब्लाइंडनेस के लिए दिया गया है। तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये जो स्क्वायर है ये मेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये सिंबल होता है मेल के लिए और ये होता है फीमेल के लिए। दोनों की दोनों ये देखो मेल और फीमेल अनअफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कोई भी डिसीज देखने को नहीं मिल रही है। आगे वाली ये फर्स्ट जनरेशन होगी, सेकंड जनरेशन में हमें एक इन्फेक्टेड मेल दिखाई दे रहा है और थर्ड जनरेशन में हमें फिर से एक मेल इन्फेक्टेड दिख रहा है और फोर्थ जनरेशन में फिर से हमें एक मेल इन्फेक्टेड दिख रहा है। यानी कंटिन्यूअसली हमें सब जगह मेल ही इन्फेक्टेड दिख रहे हैं और जनरली मोस्ट प्रोबेबली मेल और मतलब मदर और फादर दोनों की दोनों अनइन्फेक्टेड देखने को मिल रहे हैं और जो इफेक्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं की ऊपर की जनरेशन में आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब जो फीमेल्स होगी वो एक कैरियर फीमेल्स होगी और जो मेल होंगे वो एक नॉर्मल मेल होंगे, तभी जाके ये हमें जो डिसीज है आगे आने वाली जनरेशन में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जब हमें किसी भी पेडिग्री को एनालाइज करना होगा तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये एक रिसेसिव डिसीज है या फिर डोमिनेंट डिसीज है। तो पहली जो जनरेशन है उसमें ये दोनों की दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड हैं, इसका मतलब एक रिसेसिव डिसीज है, यानी कि स्किपिंग इसमें जनरेशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इस चीज से हम ये समझ पा रहे हैं कि ये एक रिसेसिव डिसीज है, ठीक है ना। तो हमने ये बोला रिसेसिव डिसीज है और ये एक्स लिंक्ड डिसीज क्यों बोली? क्योंकि ये अनअफेक्टेड फीमेल से देखकर मेल में ही देखने को मिल रही है। देखो हर जनरेशन में हमें मेल में ही देखने को मिल रही है, फीमेल्स में देखने को नहीं मिल रही। तो ये एक एक्स लिंक्ड डिसीज है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब कोई डिसीज जो होती है वो एक जनरेशन से मतलब मदर से केवल अनअफेक्टेड कैरियर मदर से में मेल्स में देखने को मिलती है तो वो कहलाती है हमारी ऑटोजोमल नहीं सॉरी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज कहलाती है। अब एक्चुअली कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि जिन लोगों को ये डिसीज होती है उसमें उनके संग में बहुत भारी प्रॉब्लम होता है कि वो ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। उनमें जो आई पर जो कोन होते हैं वो ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएशन उनको नहीं होने दे पाते हैं, जिसके वजह से जो पर्सन होता है वो ग्रीन और रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। उसे ग्रीन और रेड जो कलर होते हैं वो मालूम है लाइट और डार्क येलो की तरह दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो ऐसे जो पर्सन होते हैं उन्हें एक आदमी में नहीं लिया जा सकता है, उन्हें मोटर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता है और इसके अलावा कई सारी जैसे वो डॉक्टर को नहीं मिल सकता, क्योंकि डॉक्टर में भी क्या होता है ग्रीन उसका जो कपड़ा होता है और रेड कलर का ब्लड होता है वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, है ना। और जो लाइटिंग होती है, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, जितने भी हो जहाँ पर रेड और येलो की रेड और ग्रीन की जरूरत पड़ती है वहाँ पर अगर वो कलर कोई नहीं डिटरमाइन कर पाएगा तो वो उस पोस्ट पर काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। आई होप समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जनरली है। तो अब ये आज हमारा ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो खत्म हुआ और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक बार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फिनिश होने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाएंगे जिसकी वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि कितनी परसेंटेज हैं कि आगे आने वाली जनरेशन में क्या क्या डिसीज रहती होंगी उसको हम स्टडी कर पाएंगे। तो बेटा अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।